हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो भैया हम जो पढ़ा रहे हैं वो है नीट 2023 के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी का रिवीजन। रिवीजन क्या, एक एक बात एक एक कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा पेपर में क्या पूछते हैं, पेपर बुक से कहाँ से आता है, पेपर एनसीईआरटी से क्या क्या पूछता है, कौन सी लाइन से सवाल बनेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इससे पहले की वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हो, वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ 11 12 दोनों की वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर मिल रही हैं। कोई भी एग्जाम हो, केवीएस पीजीटी, यूपी पीजीटी या जो भी कोई ऐसे एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजी का एक बेसिक लेवल या फिर एक अच्छी लेवल तक पूछा जाता है, उसको ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, मतलब हेल्प करने वाली है, क्योंकि यार ये जो है ना बेसिक्स हैं और ये सबके कमज़ोर होते हैं, मुझे पता है। तो ठीक है, तो इसको पक्का करना चाहिए पहले, कुछ भी तैयारी करने से पहले। तो हम शुरू करने वाले हैं। आज टॉपिक है 11th क्लास का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें हम देखेंगे आज किंगडम फंजाई। तो सबसे पहला सवाल जो किंगडम फंजाई का अगर कहीं आता है तो वो ये होता है कि जो किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं ऑर्गेनिज्म, वो एक क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल के बने हुए नहीं होते, क्लोरोफिल नहीं रखते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, स्पोर बनाते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं रखते हैं, यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, और सेल वॉल जो है वो काइटिन की या फंगल सेलुलोज की बनी होती है। फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो एंटोनियो मैकेली होते हैं और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है वो ई.जे. बटलर है। तो ये सवाल जो फादर वाले हैं, नीट तो इनको नहीं पूछता है, अन्य दूसरे एग्जाम जो है वो इसको पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको यहाँ नोट करा दिए, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है, यहाँ लिखा है कि द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई में आपके हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। आर दोज डिपेंड ऑन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उस पर डिपेंड करते हैं और वो बाहर इंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करके डाइजेशन करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये वाला मेन पॉइंट रहता है यहाँ फंजाई के केस में कि वो आपके डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते होते हैं और दे आर सेप्रोफाइटिक। यहाँ लिखा है कि द फंजाई इज कॉन्स्टिट्यूट द यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म and they show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruit. सड़े गले फूलों पर, फलों पर आपने देखा होगा, ब्रेड पर तो आपने अपने घर में भी देखा होगा कि फंजाई लग जाता है। द कॉमन मशरूम यू ईट, जिसे कि आप अगेरिकस कहते हैं, वो भी फंजाई है। और साथ ही साथ टूड स्टोल्स, आपने कूड़े के ढेर पर कभी कभी देखा होगा, जिसको बचपन में गाँव में हम सांप की छतरी कहते थे, तो वो टोड स्टोल्स होते हैं, जो कि होता है एमिनीटा फेलॉइड्स। ये तो ये अमेनीटा जो है ये बाबू जो है आपका टोड स्टोल है, जो कि आपका एक जहरीला फंगस है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ ये टॉक्सिक है और इसे खा करके गाय भैंस जानवर मर जाते हैं। ये एक इसके अंदर से एक निकलता है एल्फामिनिटिन और वो जो है इनिबिटर होता है। आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टीचर कोई पढ़ा देंगे कभी हायर स्टडीज़ में कि एमिनिटिन जो है वो कहाँ इनिबिट करता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि एमिनीटा फेलॉइड्स जो है वो टोड स्टोल होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर हैं, जो कि आपके टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। ये भी सवाल बनता है, यहाँ से सवाल आएगा इससे कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, यानी क्रूसीफेरी फैमिली में रस्ट डिजीज कौन कॉज करता है। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा आप नोट कर लीजिएगा, एल्ब्यूगो कैंडिडा नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज कोज करता है। ठीक है, तो इसके लिए लिखा है कि आपने देखा होगा वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड प्लांट लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। सम यूनिसेलर फंजाई, जैसे कि एग्जांपल है ईस्ट, आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई कोज डिजीज इन प्लांट और एनिमल। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। यहाँ से सवाल आता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कौन कोज करता है, तो आप बता दोगे कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई करता है। ये ध्यान रखना, पूरा नाम इसका ये है, तो यहाँ पर केवल पक्सीनिया दिया है। ये भी आपको आगे मिलेगा, बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है। इसके कुछ सवाल आया करते हैं अच्छे एग्जाम्स में, वो मैं बता दूंगा क्या आएंगे। आगे लिखा है कि इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम। आपको पता है पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन निकलती है, ठीक है, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, ये वर्ड आप ध्यान रखोगे, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह पाया जाता हो। तो फंजाई जो है वो आपके हर जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। आगे लिखा है दे अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड एनिमल्स ऑन प्लांट।
दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? तो भैया फ्रिज में नहीं रखोगे तो खराब हो जाएगा ना फूड टेम्परेचर पर। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। आगे लिखा है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट को अगर आप छोड़ दो, जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, वो यूनिसेलुलर फंजाई है। तो ये सवाल भी यहाँ से बनता है कि यूनिसेलुलर फंजाई का नाम बताइए, तो आप बताओगे ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसीज यूनिसेलुलर फंजाई एंड आर फिलामेंटस। तो ये कह रहे हैं कि भाई ईस्ट को अगर छोड़ दे तो बाकी जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। अब उस फिलामेंट को हाइफा कहते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे थोड़ा सा, इसको आप ध्यान से देखो, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हाइफे दिख रहे हैं, धागे धागे टाइप के। मैंने इनके अंदर बनाए हैं न्यूक्लियस, ये दिख रहे होंगे न्यूक्लियस भी आपको यहाँ पर। तो बाबू इसमें बात है कि इस हाइफे के अंदर ना मैंने दीवारें नहीं बनाई हैं, सेप्टा नहीं बनाई हैं, जबकि नीचे वाले में आप देखो दीवारें हैं। तो दो तरह के हाइफे होते हैं, दो तरह के धागे होते हैं जो मिल कर के जाल बुनते हैं, और बुना हुआ जाल माइसीलियम कहलाता है। तो माइसीलियम दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया सिनोसाइटिक माइसीलियम, एक है आपका सेप्टेट माइसीलियम। देखो जो सिनोसाइटिक है, सिनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो ए सेप्टेट होगा, ठीक है बाबू, उसमें दीवारें तो नहीं होंगी बीच बीच में, ऐसा तो नहीं होगा ये वाला। तो वो ए सेप्टेट होगा और साथ ही साथ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करता है। और ठीक है, ये होता है आपका सिनोसाइटिक हाइफा या सिनोसाइटिक माइसीलियम। अगर हाइफे ने जाल बना लिया तो माइसीलियम है। फिर आपका आगे है प्राइमरी माइसीलियम, दैट मीन्स सेप्टेट न्यूक्लिएट, जिसमें दीवारें होती हैं। उसमें दो केस हैं, सेप्टेट होता है, सेप्टेट में दो केस आगे पढ़ोगे आप अभी। सेप्टेट मतलब उसके बीच में दीवारें होती हैं और हर एक पार्टीशन में न्यूक्लियस होता है। तो ये यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ में आपको ऐसा हाइफा मिलेगा। जो आपके फाइकोमाइसिटीज़, ऊमाइसिटीज़ के मेंबर हैं फंजाई में, लोअर फंजाई जो होती है आपकी, उसमें जो आपके होते हैं सबसे पहले वाले जो फाइकोमाइसिटीज है, वहाँ आपको ए सेप्टेट हाइफे मिलता है, वहाँ आपको सिनोसाइटिक हाइफे मिलता है। बाकी एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, आगे ड्यूटेरोमाइसिटीज में जाओगे तो आपको वहाँ पर सेप्टेट हाइफे मिलेगा और ब्रांच्ड मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है। बाकी जो हायर फंजाई होते हैं दे हैव सेप्टेट हाइफे और ब्रांच्ड हाइफे, ठीक है, पर जो लोअर फंजाई है वहाँ पर आपका हाइफे ब्रांच नहीं होते हैं और सेप्टेट नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि प्राइमरी माइसीलियम सेप्टेट होता है, वेरी गुड एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज, आप इसे याद कर लोगे। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको सेकेंडरी माइसीलियम। अब देखो यार, ऐसा है जब ये बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है ना, आप मैं आगे पढ़ाऊंगा ये कैसे होती है बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, तब इसको हम सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। और ये भी बाबू सेप्टेट है, इसमें कोई बात नहीं है, सेप्टेट है और बाई न्यूक्लिएट है, दिख भी रहा होगा आपको ना, ये सेप्टेट है और बाई न्यूक्लिएट है। ये आपको मिलेगा स्टिलेको में, बेसिडियोमाइसिटीज में इसका एग्जाम्पल है, वहाँ मिल जाता है। ठीक है, ये आपका नीचे दिख रहा होगा ए सेप्टेट टाइप है। और ये है एक सेंट्रल सेप्टल पोर, मतलब अगर जो आपका सेप्टा है उसके बीच में छेद होता है तो फिर ऐसा भी हाई पे होता है। आपको एक ये विशेष प्रकार का यहाँ मैंने बनाया है, जो कि एक विशेष सवाल भी है बेसिडियोमाइसिटीज़ का, कि ये जो हाइफा है बीच में से पोर होता है और यहाँ पर किनारे जो हैं इसके स्वोलन होते हैं थोड़े थोड़े से। तो इस प्रकार का जो हाइफे होता है, मतलब इस प्रकार का जो आपका सेप्टा होता है, उसको डोलीपोर सेप्टा कहते हैं। और सवाल ये आता है कि डोलीपोर सेप्टा कहाँ मिलता है? आंसर है बेसिडियोमाइसिटीज़। इसके बिना कभी अच्छे एग्जाम में पेपर नहीं बनता था, नीट तो मे भी नहीं पूछ रहा है। अच्छे ढंग के एग्जाम CUET वगैरह जो होगा वो इसको पूछता ही है। अब इसको बात को ध्यान रखना, ठीक है, डोलीपोर सेप्टा कहाँ मिलता है, ध्यान रखोगे तो हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे एक दो पॉइंट हो रहे हैं, उनको हम देख लें अभी के अभी, जब बात हो ही रही है। तो लिखा है मेम्ब्रेनस, एक सवाल ये आता है कि लोमाजोम्स क्या होते हैं? तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फंजाई के अटैच मिलते हैं कुछ वेसाइकल्स, उन्हें लोमाजोम कहते हैं। डिक्टियोसोम यूनिसिस्टर्नल होते हैं, मतलब सिस्टर्नी नहीं होती हैं। यहाँ पर जो गोल्गी बॉडी होती है उसमें सिस्टर्नी नहीं होती है, डिक्टियोसोम मतलब गोल्गी बॉडी। यहाँ लिखा है इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन इन विच स्पिंडल इज फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये भी यहाँ देखने को मिलता है आपको। स्टोर्ड फूड जो है वो ग्लाइकोजन होता है और ऑयल होता है। तो फंजाई का स्टोर्ड फूड का सवाल बहुत पूछा जाता है कि फंजाई में स्टोर्ड फूड कौन सा होता है। ध्यान रखना, ग्लाइकोजन जो है वो फंजाई का स्टोर्ड फूड होता है बाबू, ठीक है। चलो अब यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं किताब में क्या लिखा है। तो देखो यहाँ वही बात लिखी है जो मैंने पढ़ाई है। यहाँ लिखा है कि भैया जो बॉडी होती है इनकी फंजाई की, वो ना फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस बॉडी कैसी होगी भाई, देख लो। यहाँ लिखा है कि देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उन्हें जो है हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफे आर लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज हाइफे। फिर लिखा है
The network of hyphae is known as the mycelium and some hyphae are continuous tube filled multinucleated। बाबू जहाँ अगर किसी ने कहा मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म तो बस आप समझ जाना ये सीनोसाइटिक हाइफे की बात हो रही है, सीनोसाइट की बात हो रही है। तो ये ध्यान रखना बाबू, ये सवाल है बनेगा तो कर देना। मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब सीनोसाइटिक हाइफा। लिखा अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइपे, जो दिन में दीवारें होती हैं वो सेप्टेट हाइपे होते हैं। यहाँ लिखा है द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो भैया देखो अगर आपसे कोई पूछ ले, वैसे नीट तो पूछता नहीं है कि भैया काइटिन जो है वो किसका पॉलीमर होता है, तो आप बता दोगे काइटिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन क्या होता है? ये आपका एक मॉडिफाइड शुगर होती है जिसमें सेकंड कार्बन पर ग्लूकोज के एसिटाइल ग्रुप के साथ एमीन लगा होता है। तो वो स्ट्रक्चर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सवाल आएगा सीधा सीधा पॉलीमर किसका होता है, तो ध्यान रखना। लेकिन ये एक सवाल आपको बता दूं, ये वाला जो एल्गल फंजाई होते हैं फाइटोप्थोरा फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर, वहाँ फाइटोप्थोरा मिलेगा आपको। फाइटोप्थोरा और बहुत सारे ऊमाइसिटीज़ के मेंबर जो होते हैं उनमें सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, अगर आप इसको याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे नोट कर लेना यहाँ से करना चाहते हो तो, ठीक है, समझ आई बात। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक। क्या लिखा है? मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। एब्जॉर्ब लिखा है, तो आप ये ध्यान रखना एब्जॉर्ब का मतलब क्या है भाई, पता क्या है मतलब है? ये ना रिलीज करते हैं इंजाइम, और इंजाइम रिलीज करके जो डाइजेशन होता है ना वो बाहर होता है, सरफेस पर होता है, फिर डाइजेस्टेड सामान को ही एब्जॉर्ब करते होते हैं। तो लिखा है मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substrate and hence are called as saprophytes. Those that depend on living plant and animal are called as parasite. They can also live with the symbiotic relationship like mutual relationship like in lichens. In lichens, the fungi and algae are found in a mutual relationship. And they are also found in the root of the higher plants. They are forming their mycorrhiza. तो माइकोराइजा का सवाल कभी पूछेंगे माइकोराइजा क्या है, तो आप कहोगे रूट ऑफ द हायर प्लांट। बेटे एक बात ध्यान रखना, हायर प्लांट के बिना ऑप्शन गलत है, बस ये ध्यान रखना, हायर प्लांट होना जरूरी है। फंजाई एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ द हायर प्लांट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। फंजाई एसोसिएटेड विद द एल्गी इज कॉल्ड एज लाइकेन। तो ये ध्यान रखना भाई, इसका एग्जाम्पल पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। पाइनस का सीड लिखा रहता है, पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता इसके बिना। तो दो तरह का माइकोराइजा हम पढ़ते हैं, किताब में तो दिया नहीं है। एक होता है एंडोमाइकोराइजा और एक होता है एक्टोमाइकोराइजा। तो एक्टो जो है वो बाहर सेल्स के बाहर रहता है, एंडो जो है वेसाइकल्स बना करके कोर्टेक्स की सेल के अंदर घुस जाता है। तो एंडो के लिए एक नाम होता है वैम, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। वो सवाल बनता है कभी कभी, तो वैसे सुन लो, याद नोट कर लेना, एंडोमाइकोराइजा बनी वैम, कभी आया तो कर देना। नेक्स्ट है जी रिप्रोडक्शन। तो लिखा है रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। तो भैया देखो फ्रेगमेंटेशन तो हो ही जाएगा क्योंकि बॉडी जो है वो फ्रेगमेंटेड है, सॉरी फिलामेंटस है। ऑन फिजन एंड बडिंग एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर्स। एसेक्सुअल किससे होगा? स्पोर। तो बेटे एक बात है, यहाँ सवाल पेपर में ये पूछेंगे कि भैया स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई क्या है, तो आप बताओगे एसेक्सुअल ऑफ स्पोर फंजाई जो है वो कोनिडिया। ये नाम नोट कर लो, डायरेक्ट ऑप्शन होगा सीधा। क्या पूछेंगे? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर। ये पूछा जाएगा भैया, ध्यान रखना। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स, दीज 3 टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स आर फाउंड इन द फंजाई। इसी तरह से सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो ये दो सवाल यहाँ से बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये पूछ लेंगे पेपर में आपसे ना कभी। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर आपको एसेक्सुअल स्पोर के बारे में बताया, अगर आप देखना चाहो तो जल्दी जल्दी में देख लेना, नोट भी कर लेना, अगर करना का मन हो तो पॉज करके वीडियो। यहाँ लिखा है कि भाई फ्लैजिलेटेड मोटाइल फॉर्म ऑफ इनसाइड द जूस्पोरेंजियम। तो अगर जूस्पोर की बात हो रही है तो वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, हमेशा फ्लैजिलेटेड होते हैं। जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं, और बाहर निकलते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं। कोनिडिया अगर आप देखोगे तो वो इस तरह से लगते हैं, जैसे ये 12th क्लास के एनसीईआरटी में इसका फोटो दिया है। कोनिडियो 4 एक स्टॉक होती है, उसके ऊपर आगे लाइन से जो है एक्जोजीनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर होते हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं।
ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं जैसे राइजोपस में मिलेंगे, ये एंडोजिनसली फॉर्म स्पोर होते हैं, ये भी आपके एक स्पोरेंजियम बनती है उसके अंदर बनते होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये ध्यान रखना, जू स्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर में ये अंतर है कि जू स्पोर मोटाइल हैं और स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल हैं, पर दोनों एंडोजिनसली फॉर्म होते हैं, दोनों के दोनों स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ये वाली बात भी ध्यान रखना बेटा, है ना। चलो, एक होते हैं ओइडिया। तो ओइडिया क्या है कि जो आपका जो सेगमेंट है, फ्रेगमेंट है, उसको टूट टूट के बनते हैं, मतलब फ्रेगमेंटेशन से ऑफ हाइफे से बनते होते हैं ओइडिया। तो दीज आर द ओइडिया। ऐसा है। 5वें नंबर का है क्लेमाइडोस्पोर। सवाल आता है कभी किसी एग्जाम में आया तो बता देना कि हाईली रेजिस्टेंट स्पोर जो होते हैं दे आर क्लेमाइडोस्पोर। ये कभी कभी पूछ लेते हैं क्लेमाइडोस्पोर कहाँ होते हैं। वैसे आपको ये 3 ही पूछे जाएंगे जिनके नाम यहाँ हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स। इसमें से ध्यान रखना कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होते हैं। अगर किसी के एग्ज़ाम में कहीं आया तो बता देना बेटा कि भैया कोनिडिया नॉन मोटाइल है और ये भी बेचारे नॉन मोटाइल हैं और ये जो है मोटाइल हैं। तो जूस्पोर का सवाल मैंने कभी भी देखा है ना तो वो यही देखा है कि जूस्पोर मोटाइल होता है, बस यही पूछते हैं। ठीक है जी। चलो, अब आगे बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो यार, ऐसा है जो फंजाई होते हैं ना वो बहुत तगड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते नहीं है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे सेक्स ऑर्गन्स जैसा कुछ नहीं पाया जाता। एक और प्रॉब्लम है इसके साथ में ना फंजाई के, कि लोअर फंजाई से जैसे चलोगे ना, लोअर से हायर की तरफ, तो लोअर फंजाई से जब आप हायर की तरफ जाओगे तो भैया ध्यान रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो घटता जाएगा। लोअर फंजाई से हायर फंजाई की तरफ चलते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन घटता 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 जाता है, सेक्स ऑर्गन भी घटते जाते हैं, इवनली बाद में तो खत्म ही हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वाली बात है। तो जो शुरुआती लोअर फंजाई है उनमें बढ़िया रिप्रोडक्शन होता है, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है। देखो तो होता क्या बात है, देखो होते कैसे है, 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले तो जो भी स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाग लेंगी वो हैप्लॉइड होंगी। यहाँ पर फंजाई आपके मोस्टली हैप्लॉइड है। उसमें आप ध्यान रखोगे कि सबसे पहले 2 सेल फ्यूज करती हैं तो उनका जो है प्लाज्मा फ्यूज करता है, तो उससे हम कहते हैं सबसे पॉइंट नंबर 1 दैट इज द प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है। उसके बाद है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। तो फिर उसके न्यूक्लियस जो है फ्यूज करेंगे। ऐसे मैं झूठ मूठ का बनाता हूँ, एक यहाँ मान लो ये 2 सेल हैं, एक ये है दूसरी, और ये दोनों फ्यूज करके तो सबसे पहले जो है ऐसे प्लाज्मोगैमी होगी। इसके बाद जो 2 न्यूक्लियस इसके अंदर है वो दोनों जुड़ जाएंगे तो मतलब कैरियोगैमी हुई है। फिर इसके बाद इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस होके इसके अंदर जितने भी स्पोर बनने होंगे वो बन जाएंगे, मतलब 4 बनेंगे एक मियोसिस से ना, ऐसा है। समझ रहे हो, ये वाली बात ध्यान रखना बस। तो पहला काम है दो प्लाज्मा का फ्यूज होना और 2 कंपैटिबल मेटेड टाइप जो होते हैं उनका फ्यूज होना। प्लाज्मा फ्यूज होगा, प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी के बाद जो है वो कैरियोगैमी होगी, न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं, लाइन से इनको याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं ढंग के एग्जाम में। फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा कि भाई ऐसा है। देखो एक लाइन तो ये नोट कर लेना ऊपर से कि देयर इज इंक्रीजिंग सिंप्लिसिटी इन सेक्स ऑर्गन फ्रॉम लोअर टू हायर फंजाई। लोअर से हायर फंजाई की तरफ जाते हुए सेक्स ऑर्गन कम होते जाते हैं। आगे पे लिखा है होता क्या है, प्लाज्मोगैमी के टाइप हैं। देखो यार बाकी तो ठीक है, न्यूक्लियस का फ्यूज होना आसान बात है, मेन है प्लाज्मोगैमी कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले आप देखो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन ऐसे होता है कि 2 जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप हैं वो आपके फ्यूज करते हैं और एक एग होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, वो दोनों आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं, ऐसा है। दूसरा है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में गैमेटेंजिया बनती है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर। गैमेटेंजिया मतलब सेक्स ऑर्गन है, मेल फीमेल अलग अलग। फीमेल वाली ओगोनियम है, मेल वाली एंथ्रीडियम है, उसके अंदर से एक स्टॉक बन के इसके अंदर की तरफ आती है और यहाँ पहुँच जाती है और यहाँ पर जो है बाद में प्लाज्मा का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस फ्यूजन होता है। तो ये है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। एक है गैमेटोएंजियल कॉपुलेशन जिसमें कि 2 गैमेटेंजिया डायरेक्ट ऐसे बनती हैं और साथ साथ आती हैं, फ्यूज करती हैं। फिर ये दोनों जो है बीच वाले जो एरिया है फ्यूज कर जाएगा और न्यूक्लियस फिर बाद में फ्यूज करेंगे, वो एक अलग बात होगी। ठीक है। इस तरह से होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। 2 गैमेटेंजिया बनेंगे, कॉपुलेट करेंगी, जुड़ेंगी, सॉरी गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। हाँ, और अगर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट आया तो 2 ऐसी एक नॉन मोटाइल है और एक भी नॉन मोटाइल एंथ्रीडियम, इसमें से आपकी एक स्टॉक बनेगी और ये आकर के इसके साथ फ्यूज करेगा। ये है आपका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। और लास्ट होता है जो थोड़ा बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है कि एक स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं ये फीमेल पार्ट है और जो मेल पार्ट है वो स्पर्मेटियम है। ये आता है किसी भी ज़रिए से उड़ के चल के और ये इसके पास पहुंचता है
और यहाँ पर आप करके फ्यूज करता है मेल फीमेल गैमेट के साथ, इसके साथ में एग के। तो ये होता है स्पर्मेटोगैमी। तो स्पर्मेटोगैमी जो है बेसिडियोमाइसिटीज में मिल जाती है। नेक्स्ट है सोमेटोगैमी। ये बिल्कुल हायर में जाकर मिल जाता है, जिसमें कि दो सोमेटो मतलब दो हाइपे होते हैं। डायरेक्ट बॉडी की बात हो रही है, दो डायरेक्ट बॉडी होती हैं और वो आपस में फ्यूज करती हैं और एक इस तरह का डाइकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्म हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं। तो यहाँ तो एनसीईआरटी ने कोई तरीका नहीं बताया था, मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी के लिए जिक्र कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी नीट नहीं पूछता है यहाँ से कभी भी, ठीक है। चलिए तो हम इसको पढ़ते हैं जो इन्होंने बताया। एक बार इन्होंने कहा है कि व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप, दो मेटिंग टाइप कंपैटिबल जो होंगे प्लस माइनस हाइफे आप उनको मान लो, एक प्लस एक माइनस, come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cell. तो जो लोअर फंजाई होते हैं ना, फाइकोमाइसिटीज वगैरह, उनमें पता क्या होता है, उनमें ना न्यूक्लियस ऐसी प्लाज्मोगेमी होगी ना, प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेंगे। लेकिन जो हायर फंजाई होते हैं ना, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इनमें ना एस्कोम और बेसिडियो में, इनमें पता क्या होता है, इनमें ना वो नहीं होता है, मतलब इनमें ना न्यूक्लियस ना तुरंत नहीं जुड़ जाते। प्लाज्मोगेमी ना तुरंत नहीं हो, प्लाज्मोगेमी के बाद जो कैरियोगेमी है ना वो एकदम नहीं हो जाती, कैरियोगेमी ना टाइम लेती है। तो उस टाइम ना दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहते हैं, n+n। तो उसको कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, और वो अवस्था कहलाती है डाइकैरियोफेज। ये तो ये दो बात ध्यान रखना कि जो हायर फंजाई है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, वहाँ तो रिप्रोडक्शन ही नहीं है। तो ये यहाँ तक की बात हो रही है बेसिडियो तक की। इसमें आप ध्यान रखना कि n+n कंडीशन बनती है, जिसमें कि एक डाइकैरियोन पड़ा रहता है, फिर बाद में फ्यूज, लेटर बाद में फ्यूज करेगा ही भैया, फ्यूज तो करना ही है उसे, बाद में करेगा। पर लिखा है कि लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। तो बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और सेल जो है वो डिप्लॉयड हो जाती है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। तो फंजाई जो है फिर वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जहाँ बहुत सारी स्पोरेंजियम होती हैं, उसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फिर वहाँ जो स्पोरेंजियम होती है वहाँ मियोसिस होती हैं, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स फिर फर्दर जो है जर्मिनेट करते हैं और एक नया फंजाई फॉर्म करते होते हैं। ये वाली बात है। तो यार इससे वो सवाल आते हैं, बढ़िया सवाल आते हैं, कर देना पेपर में ना, ये आएगा और आता भी है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर यहाँ इन्होंने कहा है कि तीन आधार पर, तीन बेसिस पर, इससे एक नीट में सवाल बनेगा, जरूर इसको याद कर लेना बेटा, जरूर पेपर में आता है ये वाली ना, ये यहाँ से। यहाँ लिखा है कि भैया मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के आधार पर एक नंबर तो ये हुआ, दूसरा हुआ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा हुआ फ्रूटिंग बॉडी। 3 पॉइंट आप ध्यान रखोगे, सवाल नीट में आएगा, पूछा जाएगा कि इनमें से किसके आधार पर नहीं, इनमें से किसको आधार नहीं माना गया है फंजाई के डिवीजन का। तो और भी हैं लेकिन ये 3 तो याद रखोगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इन 3 के आधार पर फंजाई को फर्दर जो डिवीजन में बांटा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसकी वेरियस क्लास आगे बनाई गई हैं फंजाई की, जिसमें कि सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज यहाँ दी नहीं है, फाइकोमाइसिटीज पढ़ोगे आप, जब ऊमाइसिटीज नहीं दिया है तो एक ही बात है। वैसे जाइगोमाइसिटीज होता है, उसके अंदर में 2 होती हैं, फाइको ऊमाइसिटीज ऐसा है, लेकिन ये ठीक है, फाइकोमाइसिटीज ही पढ़ लेंगे। इसके बाद एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो 4 क्लास ऑफ फंगस आपको पढ़ाई जाएंगी। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं जो समझने की होंगी। लाइफ साइकिल की बात है हल्की हल्की सी, जो कि आपको जाननी है, ज़्यादा लाइफ साइकिल नहीं जाननी है, कॉमन बेसिस जानना है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर जो है बड़ी हो जाएगी और आप देख नहीं पाओगे, मतलब नहीं देखते बच्चे, तो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फंजाई को पूरा कवर करूंगा, उसके बाद की वीडियो में चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो यहाँ 2 चैप्टर हमारे हो जाएंगे, 12th क्लास के भी 2 चैप्टर हमारे पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ आप चैनल के साथ बने रहना, पूरी कोशिश करूंगा सिलेबस को कवर करने की, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माल मसाला है ये, जो कि आपके पेपर पूछता है। इसी से पूछेगा, यहाँ से जहाँ मैं बोल दूंगा ना कि ये पेपर में आएगा, तो ये गारंटी बात है पेपर में आएगा। भले ही आप कोई चैनल लेट मिला हो, मुझे पता है, तो जल्दी नहीं मिलता तो आपका ज़्यादा काम बन जाता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये बहुत मदद करने वाला है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लगातार चैनल पर बने रहना। साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कुछ दिन बाद कराने वाला हूँ, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगी। KVPGT हो, UPPGT का कोई भी एग्जाम हो, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ नोट्स वाली वीडियो मैं बनाता हूँ, वो भी आप देख लेना,
प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगी, KVPGT वाले ऑप्शन में होंगी, वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रहेगा इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।